अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आपका भाई असद आपकी खिदमत में हाजिर है। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वीज़ा रिजेक्शंस की, क्योंकि अभी वो टाइम स्टार्ट होने वाला है जिसमें आप अपना जाके वीज़ा अप्लाई करोगे और फिर बेसब्री से इंतज़ार करोगे कि यार आपका वीज़ा लग जाए। ठीक है, हमारे पास पिछले साल के कुछ केसेस की रिजेक्शंस अभी भी आ रही हैं। अभी एक रीसेंट रिजेक्शन आई जिसकी वजह से और एक प्रोफाइल शेयर हुई हमसे, जिसको हमने डिस्कस किया और हमने देखा कि उसके अंदर कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको हम देख सकते हैं, सही से उसको उसको कवर करने की कोशिश कर सकते हैं और वो गलती हम रिपीट ना करें। क्योंकि आपको पिछले 2 सालों से मैं बता रहा हूँ कि अगर आप ये गलतियाँ करोगे तो आपका 100% वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। हमारे पास कल एक स्टूडेंट आया जिससे हमें बोला कि हमें पाकिस्तान से जो कंसल्टेंट है उन्होंने बताया कि आपको बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के ऊपर जाना चाहोगे। तो पहली बात तो ये कि नीड बेस्ड स्कॉलरशिप आप एम्बेसी में डिक्लेयर ही नहीं कर सकते। ठीक है, आप तो एम्बेसी को बता ही नहीं सकते कि नीड बेस्ड स्कॉलरशिप आपको मिल रही है या आपने सिक्योर की हुई है। बिकॉज नीड बेस्ड स्कॉलरशिप अगर आप शो करोगे तो उसके साथ आप अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है वो कैसे शो करोगे। नीड बेस्ड का मतलब ही यही है कि आपको पैसों की ज़रूरत है एंड यू वांट टू अप्लाई फॉर अ स्कॉलरशिप। लेकिन अगर आप ये एम्बेसी को शो करते हो दैट यू नीड बेस्ड स्कॉलरशिप जस्ट टू स्टडी देयर एंड यू कांट मीट योर एक्सपेंसेस, so there are much much more chances that your visa is going to be rejected। जब आपके पास पैसे ही नहीं है तो आप पढ़ क्यों रहे हो? तो अगर आप आपके पास पैसे नहीं है तो फिर आपको पढ़ाई में बहुत अच्छा होना चाहिए। ये इस बात को समझ लो। और ऐसा नहीं है कि इटली में सिर्फ नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होती है। इटली में बहुत सारी स्कॉलरशिप्स होती हैं, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होती है। खैर, उसके बारे में मैं किसी और दिन बात करूँगा। अभी मैं बात करना चाह रहा हूँ वो पॉइंट जिसकी वजह से आपका आगे जाके वीज़ा रिजेक्ट ना हो, तो उस पर आज बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, जो अभी लास्ट मेरे साथ जो प्रोफाइल शेयर हुई, तकरीबन 7 महीने उसकी प्रोफाइल होल्ड करके रखी एम्बेसी ने और उसके बाद रिस्पॉन्ड किया कि यो वीज़ा इज़ रिजेक्टेड। देखो, उनका वीज़ा रिजेक्शन का जो सबसे पहला पॉइंट था दैट वाज फाइनेंशियल। ठीक है, एक तो आप मुझे ये एक चीज़ ये समझ में नहीं आती कि आपके पास अगर 1 करोड़ रुपये भी है ना और आप उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे एम्बेसी को या कॉन्सुलेट को कि आपके पास वो 1 करोड़ रुपये कहाँ से आए, तो आप अपना वीज़ा रिजेक्ट समझो। पिछले साल की भी एक एग्जांपल दे सकता हूँ। हमारे पास एक स्टूडेंट आए, उन्होंने बताया भाई मेरी तो 5 मिलियन की 4 मिलियन की बैंक स्टेटमेंट है, मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। मैंने बोला यार वो अकाउंट में पैसे आए कब थे आपके? उसने बोला वो आए थे 2 महीने पहले। तो जब 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट मांगी हुई है तो 6 महीने ही पैसे अकाउंट के अंदर होने चाहिए। ये नहीं कि अगर आपके 6 महीने या 3 महीने, ठीक है आप 3 महीने पहले भी पैसे रख सकते हो, बट दोज फंड शुड बी जस्टिफाइड। फिर मेरे पास जो कल प्रोफाइल शेयर हुई उसमें बताया कि भाई उस बंदे ने तो 3 महीने पहले पैसे डाले थे और वो उसने प्लॉट सेल करके डाले थे और वो प्लॉट रजिस्टर्ड था, सारी चीज़ें थी। ठीक है, अब चक्कर ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी चल रहा है अप्रैल। ठीक है, आप मई में जाके अपनी फ़ाइल जमा कराते हो एम्बेसी में। ठीक है, मई भी छोड़ दो और थोड़ा सा इसको डिले कर लेते हैं, आप जुलाई में जाके अपनी फ़ाइल जमा कराते हो एम्बेसी में। आपके पास मार्च में अप्रैल में एक ऐसी ट्रांजैक्शन हुई जिससे आपके अकाउंट में 5 मिलियन रुपीज़ आ गए अकाउंट में। ठीक है, 5 मिलियन रुपीज़ आ गए। जब वो 5 मिलियन रुपीज़ आपके अकाउंट के अंदर आए तो वो आए कहाँ से? तो आपने बोला यार ये मेरी सेल लीड है, ये मैंने प्लॉट बेचा था। अच्छा, अब पता किस तरह चलेगा कि वो प्लॉट आपका था? तो वो पता चलना चाहिए टैक्स रिटर्न से। ठीक है, मैं आपको लीगल इस ट्रांजेक्शन ये लीगल किस तरह होगी, जस्टिफाई कैसे होगी, मैं उसका तरीका बता रहा हूँ। टेक इट और एक्सेप्ट इट और जस्ट पास इट। ठीक है, ये समझ लो इस चीज़ को कि ये इस तरीके से ट्रांजैक्शन वॉइड नहीं होगी कि आपके जो आपने सेल लीड आपकी की है उससे पहले टैक्स रिटर्न्स के अंदर आपका ये प्लॉट शामिल होना चाहिए। ठीक है, कि आप इसको ओन करते हैं और ये होना चाहिए स्पॉन्सर के नाम पे, आपका भाई, अब्बू, बहन, बस। ठीक है, जो एफआरसी के अंदर लोग हैं वही लोग होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि जब आपने प्रॉपर्टी सेल आउट कर दी और आप फॉर एग्जांपल अगस्त में जा रहे हो वीज़ा फाइल सबमिट करने के लिए, तो ये जो पैसे आपके जून से पहले ही ट्रांजैक्शन के अंदर आ चुके हैं, उसके बाद आपने अगस्त में जाके नया टैक्स रिटर्न निकलवाना है, सबमिट करना है, जो कि 2324 का होगा। ठीक है, और 2324 में आपने वो प्लॉट जो है उसको एग्जिट करवाना है, जो एसेट की लिस्ट होगी उससे एग्जिट करवा देना है कि भाई अब नहीं, आई डोंट ओन दिस प्रॉपर्टी एनी मोर। लेकिन वही प्रॉपर्टी आपकी 21 और 22 के अंदर शो होनी चाहिए। ठीक है, कि भाई 21-22 के जो मेरे टैक्स रिटर्न है उसके अंदर देख लो ये प्लॉट मेरा था। ठीक है, मेरे नाम पे था।
और 23 और 24 के जो मैं टैक्स रिटर्न सबमिट कर रहा हूँ उसके अंदर मेरा ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे नहीं है, ठीक है। तो वो पता चलता है कि भाई ये प्रॉपर्टी इसी बंदे की थी। अगर आप सेम गोज़ विद द गोल्ड एज वेल, ठीक है, सेम गोज़ विद द गोल्ड। अगर आपने गोल्ड की ट्रांजेक्शन की है और वो टैक्स रिटर्न के अंदर शामिल है कि एसेट के अंदर इसके 50 तोला सोना है, 10 तोला, 2 तोला, जो भी तोला उसके पास मौजूद है, और वो तोला सोना आपने सेल करके टैक्स रिटर्न में रिकॉर्ड नहीं किया, तो इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। या तो वो पिछले से आपकी डेट ऐसी होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल आप जून से पहले अगर फाइल सबमिट करा रहे हो तो ठीक है, आपने तो टैक्स रिटर्न सबमिट ही नहीं करा है, ठीक है, अगले साल के, तो वो ट्रांजेक्शन से पहले अकाउंट के मतलब टैक्स रिटर्न के अंदर शामिल होना चाहिए, और बेचने के बाद उसको एग्जिट भी करना है वीआर टैक्स रिटर्न से। सो दिस इज़ हाउ योर ट्रांजेक्शन बिकम लीगल। सही है, प्लीज़ इसको समझ लो यार, ठीक है। तो अक्सर और ये पैसे जो अभी भी लोग अपना दिमाग बना के रखे हुए हैं, उनको कंसल्टेंट ये गाइड करे कि भाई मैं आई वाज रियली अमेज्ड येस्टरडे, और उन्होंने मुझे बोला कि मेरा तो कंसल्टेंट मुझे ये बोल रहा है कि 2 महीने की ट्रांजैक्शन भी, 3 महीने की ट्रांजैक्शन भी चल जाएगी। अब ठीक है, कुछ कर लो, अपना दिमाग चला लो, ठीक है, सुन लो, उसी की सुन लो, ठीक है। जब लिखा हुआ 6 महीने की ट्रांजैक्शन चाहिए, 6 महीने की स्टेटमेंट चाहिए, उसके बाद भी आप उसको फॉलो नहीं कर रहे और आप एक्सपेक्ट करोगे आपका वीज़ा लग जाएगा। एंड ही वॉज अ बैचलर स्टूडेंट, ठीक है, कमाल। अभी भी यही वही पिछले साल वाली बात है। तो भाई इस चीज़ को सीरियस लो, एंड में आके आप यही बोलोगे कि भाई आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, तो वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस अभी से ही मैं बता देता हूँ कि कम है। हो ही नहीं सकता ना चीज़, आपने 6 महीने की स्टेटमेंट मांगी हो, 6 महीने नहीं दे रहे, ठीक है। उसका दूसरा, उसका एक और इशू ये भी था कि भाई यू विल नॉट कम बैक टू योर कंट्री, इलीगल इमिग्रेशन रिस्क। देखो इलीगल इमिग्रेशन रिस्क ये होता है, एंड ही वॉज मैरिड, ठीक है, ही वॉज मैरिड। So the proper justification of coming back to a country, if you are employed, अगर आप काम पे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, क्योंकि he was a employed person, वो कहीं जॉब कर रहा था, तो उसका सीन ये था कि वो कहीं जॉब कर रहा है तो उसको अपनी कंपनी से एक लेटर लिखवा लेना चाहिए दैट आई एम गोइंग फॉर 2 years अनपेड लीव, ठीक है, 2 साल की अनपेड लीव्स पे जा रहा हूँ और मैं वापस आके इस कंपनी को ज्वाइन करूँगा। इट बिकम्स अ वेरी सॉलिड स्टेटमेंट कि भाई आप वापस आओगे। नॉर्मली आप, अब आपकी फैमिली भी है, क्योंकि आपने एफआरसी भी साथ में अटैच किया है, ठीक है, उनको तो रीज़न देना है आपको रिजेक्ट करने का, उनका तो नंबर्स पूरे हुए हैं ना। आपने अपनी तरफ से कोई लूप होल नहीं क्रिएट करना। उनके तो टारगेट पूरे हैं, उनके पास जितने लोग वो चाहते हैं उससे डबल आ रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से फिर वीज़ा रिजेक्ट होता है। तो आपको अपनी प्रोफाइल इतनी सॉलिड रखनी है कि आपका वीज़ा एडमिशन हो गया, एनरोलमेंट हो गई, स्कॉलरशिप हो गई, इन दी एंड वीज़ा रिजेक्ट हो जाए तो फ़ायदा क्या है इटली का। तो आपने वो पॉइंट्स को मिनिमाइज़ करना है कि भाई अगर मैं किसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ तो आपने वहाँ से लेटर लेना है कि सही है, ये हमारा एम्प्लॉई था, ये इतने साल से हमारे साथ काम कर रहा था, नाउ ही गॉट द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी अब्रॉड, सो वी गिविंग हिम अ लीव फॉर 2 साल, 2 साल की अनपेड लीव लेके जा रहा है, वापस आके ये कंपनी को ज्वाइन करेगा। तो दिस बिकम्स अ वेरी नाइस पॉइंट टू अवॉइड योर इलीगल इमिग्रेशन रिस्क। मतलब आपको पाकिस्तान वापस आने का ग्राउंड चाहिए आपकी। अब वो ये भी नहीं देख रहे कि भाई आपकी फैमिली वापस पाकिस्तान में है, दे डोंट केयर, दे नो दे नो दैट यू कैन ऑलवेज कॉल दैम टू इटली, आप उनको बुला सकते हो यहाँ पे, उनको ये चीज़ पता है, ठीक है। तो बेहतर ये है कि हमें वो पॉइंट्स पे काम करना है जिससे हमारे जो इलीगल इमिग्रेशन के पॉइंट्स हैं उसको कम किया जा सके। बिज़नेस का तो बहुत ज़बरदस्त होता है, अगर आप बिज़नेस मैन हैं तो आपको बिज़नेस ज्वाइन करना है। आपने अगर बिज़नेस स्टेटमेंट दी हुई है, मतलब बिज़नेस की अटैचमेंट, मतलब आपने बिज़नेस आपका है पाकिस्तान में, आपके वाले साहब का या किसी का भी जिससे आप काम करते हो या आपका अपना, तो उसका तो बड़ा ज़बरदस्त होता है कि यार आप अपने बिज़नेस को हैंड ओवर करके जा रहे हो अपनी फैमिली में किसी को, दे विल नॉट बी एबल टू टेक केयर ऑफ इट, सो आई नीड टू कम आफ्टर स्टडी। और अगर कहीं बिज़नेस से रिलेटेड ही आपका कोर्स है तो क्या बात है। फॉर एग्जांपल आप बिज़नेस कर रहे हो, आप बिज़नेस कर रहे हो सॉफ्टवेयर का, या आप एसईओ का बिज़नेस करते हो, या आप फ्रीलांसर हो और आप किसी ऐसी एजेंसी आपकी है जिससे वो आपकी जो जॉब है वो इट्स क्वाइट पर्टिकुलर टू द कोर्स दैट यू हैव अप्लाइड इन इटली, तो ये बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है। मतलब रेलेवेंस होनी चाहिए, हर चीज़ डॉट्स कनेक्ट करना सीख लो, ये बहुत काम आता है। सो गाइज दिस वाज ऑल। कोई सवाल हो तो पूछो लाजमी, एंड विश मी हेल्थ। भाई की तबीयत आजकल थोड़ी सी ऑफ है, सो दुआ में याद रखना। इंशाल्लाह आई होप टू सी यू सून अगैन। टेक केयर, ciao।